हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन जो कि बोर्ड्स 2024 के हिसाब से आपके लिए प्रिपेयर किया गया है। इसमें हम कवर करेंगे सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट। तो लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किसे कहते हैं? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जो कि एक सॉल्यूशन में कम अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो कि एक सॉल्यूशन में ग्रेटर अमाउंट में होता है। और ये दोनों को हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, तो जैसे इसका एक एग्जांपल हो जाएगा शुगर इन वाटर। तो यहाँ पे हमारा शुगर जो है ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूट, और जो वाटर है ये हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे पहला आता है मोलारिटी। तो मोलारिटी को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, और ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये कह रहा है कि जैसे मोलारिटी जो होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक, यानी कि एन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि वी इन लीटर। बस यही आपका हो जाता है मोलारिटी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मोल्स भी हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि एन। एन कैसे निकालेंगे? इस वी को इधर कर देंगे तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है एन इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। और एक फार्मूला होता है सिर्फ एन निकालने के लिए, उसे वो होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो देखिए जैसे कि गिवन मास कुछ भी हो सकता है, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे आता है मोलर मास। तो मोलर मास हम कैसे निकालते हैं? तो देखिए जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है। हीलियम है, हीलियम का मोलर मास 2 होता है। तो इस तरह आपको याद करना होगा कि किसका मोलर मास कितना होता है। ये है मोलारिटी का बेसिक फार्मूला N/V, ठीक, जो कि हमने पहले देखा था। अब देखिए मोलारिटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं N/1 इंटू 1/V। ठीक, अब देखिए N को हम लोग लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू 1 वॉल्यूम को अगर मिलीलीटर में अगर चेंज करना है तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। अगर 1000 से डिवाइड कर दिए, ठीक, अब देखिए ये 1000 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो मोलारिटी हो जाएगा गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू 1000 बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर। इसे ही कहते हैं मोलारिटी। ठीक, जब भी आपसे मोलारिटी निकालने पूछा जाएगा तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। अब मोलारिटी निकालने का एक और फार्मूला होता है। अगर आपके पास परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट है और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन आपको पता है तब, तो ये फार्मूला होता है m इक्वल टू परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये वाला m और ये वाला m सेम है। ठीक, अब देखिए यूनिट, मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। ठीक, अब देखिए इसका एक और होता है M1V1 इक्वल टू M2V2, यानी कि बिफोर और आफ्टर हमेशा सेम रहता है आपका कंसंट्रेशन। ठीक, तो अगर आपका m इक्वल टू 1 है, ठीक, यानी मोलारिटी अगर 1 दिया हुआ है तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, इसका मतलब यही है कि आपका 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है पूरे 1 लीटर सॉल्यूशन में। सिंपल है। और देखिए मोलारिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ठीक, तो मोलारिटी का फार्मूला क्या था? m इक्वल टू N/V। तो देखिए ये जो m है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। ठीक, तो और वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं ना, m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वहीं से ये आया m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखिए m/10 को वो कहते हैं डेसीमोलर, m/100 को कहते हैं सेंटीमोलर, m/1000 को कहते हैं मिलीमोलर, m/2 को सेमीमोलर। ठीक, अब m इंटू 10 कर लेंगे तो डेकामोलर। ठीक, ऐसे करके आगे बढ़ते जाता है। तो हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलालिटी। इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। तो सॉल्वेंट क्या होता है? जो कि ग्रेटर अमाउंट में होता है, और सॉल्यूट क्या होता है? जो कि लेस अमाउंट में होता है। ठीक, तो ये होता है सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं, ये होता है सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट। ठीक, अब देखिए m इक्वल टू n बाई मास ऑफ सॉल्यूट इन kg। ठीक,
अब देखिए इसी को जब हम लोग ग्राम में करेंगे तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो m इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू 1000 और मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक, ऐसे ये हो गया आपका मोलालिटी निकालने का फॉर्मूला। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। अब इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है मोल पर केजी। जैसे मोलारिटी का होता है मोल पर लीटर, इसी तरह इसका होता है मोल पर केजी। मोलालिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे जब वॉल्यूम है ही नहीं तो ये इंडिपेंडेंट हुआ टेम्परेचर के। अब देखिए बेटर मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, इसको बेटर मेथड इसलिए माना जाता है क्योंकि देखिए मोलारिटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर घटेगा तो मोलारिटी बढ़ जाएगा और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलारिटी घट जाएगा। इसीलिए तो मोलारिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और मोलालिटी को तो कोई मतलब ही नहीं है, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। इसीलिए आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाइए घटाइए मोलालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलारिटी क्या होता है, तो देखिए मोलालिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू 1000 बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास। ठीक, तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक, क्योंकि इससे भी न्यूमेरिकल आता है, तो मैंने एक न्यूमेरिकल आपको दे दिया है ताकि आप घर में बैठ करके सॉल्व कर पाए। तो देखिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया हुआ है H2SO4। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। देखिए मोलर मास कैसे निकाला जाता है, हाइड्रोजन 1 × 2, सल्फ़र का होता है 32 तो प्लस 32, ऑक्सीजन का होता है 16 तो 16 4 जा 64। अब ये तीनों को ऐड करेंगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा 98। ठीक, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 98 इसका हो जाएगा मोलर मास। ठीक, अब देखिए डेंसिटी आपको दिया हुआ है, मोलारिटी, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना, मोलारिटी भी दिया ही हुआ है। ठीक, देखिए 18 मोलर, बस आपको कुछ नहीं करना है, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। तो ये आप मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में सेंड करिएगा। ये है थर्ड मेथड कंसंट्रेशन को बताने का। तो कंसंट्रेशन होता है परसेंटेज बाय मास, यानी कि मास बाय मास, W/W, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। नंबर C, मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी कि W/V, मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये हो गया 3। अब ये जो चौथा है ना D, ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में कितना पार्ट्स। तो देखिए ये भी M/M होता है, जैसे कि ये W/W है ना, तो ये भी सेम है W/W, लेकिन यहाँ पे इंटू 10⁶ हो जाता है, जिसके वजह से इसको हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितना पार्ट्स है। तो चलिए मोल फ्रैक्शन को हम लोग या तो स्मॉल x या तो फिर कैपिटल X से डिनोट करते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है, ठीक, जो कि चीनी और पानी का सॉल्यूशन है। ठीक, तो उसमें हम लोग को पहले पता करना है कि पानी का कितना मोल है, चीनी का कितना मोल है। ठीक, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कि हम लोग को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ चीनी। ठीक, तो हम लोग चीनी का मोल ले लेंगे ऊपर और उसको डिवाइड कर देंगे पानी प्लस चीनी का मोल। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ऐसे समझ लीजिए। देखिए जैसे कि पानी का मोल है N और चीनी का मोल है N, तो देखिए मान लीजिए कि हम लोग को निकालना है चीनी का मोल। ठीक, तो इसको लिख देंगे N/N + N। ठीक, ये हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला। अब देखिए आपको हमेशा ये एज्यूम करके चलना है कि जहाँ पे भी A लिखा हुआ रहेगा इस पूरे में, अभी से लेकर जहाँ तक A लिखा हुआ है वो है सॉल्वेंट, और B जहाँ पे भी लिखा हुआ है वो सॉल्यूट। सॉल्वेंट होता है जो कि ज़्यादा अमाउंट में होता है, सॉल्यूट वो होता है जो कि कम अमाउंट में होता है। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन में क्या कैसे होता है कि आपका होता है XA, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A, XB यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B, NA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ठीक, WA यानी कि गिवन मास ऑफ A,
डब्ल्यू बी यानी कि गिवन मास ऑफ बी, एम ए मोलर मास ऑफ ए, एम बी मोलर मास ऑफ बी। अब देखिए इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, एक्स ए यानी कि ए का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को ऊपर रखेंगे बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कर देंगे। ठीक, अब मान लीजिए कि हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ बी बाई मोलर मास ऑफ बी बाई गिवन मास ऑफ ए बाई मोलर मास ऑफ ए प्लस गिवन मास ऑफ बी बाई मोलर मास ऑफ बी। तो ये सारे तरीके होते हैं लिखने के। अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, एक्स बी बाई एक्स ए इक्वल टू स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। तो स्मॉल कैपिटल एन होता है सॉल्वेंट और स्मॉल एन होता है सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, यानी कि एक्स बी जो भी ऊपर रहेगा एन बाई कैपिटल एन इक्वल टू, अब यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ ए बाई गिवन मास ऑफ ए। ठीक, ऐसे इसको करके हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के भी बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है। तो देखिए एक्स बी इंटू 1000 बाई 1 माइनस एक्स बी इंटू मोलर मास ऑफ ए इक्वल टू मोलालिटी, और ये भी इक्वल टू होता है गिवन मास ऑफ बी इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ बी इंटू गिवन मास ऑफ ए। ठीक, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है क्योंकि लास्ट में तो सब कट ही जाते हैं, और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर भी है क्योंकि इसमें वॉल्यूम वाला टर्म ही नहीं है, और ये हमेशा ट्रू है बाइनरी टर्सरी जितना भी सॉल्यूशन होगा, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक, अगर मान लीजिए कि एक्स बी अगर आपका 1 गिवन है तो आपको सिंपली एज्यूम कर लेना है कि एक्स ए आपका 0 होगा, और मान लीजिए कि एक्स ए अगर 1 दिया हुआ है तो सिंपली आपको मान लेना है एक्स बी इक्वल टू 0 है। ठीक, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये भी सेम मोलैरिटी ही जैसा होता है, बस इसमें एक ग्राम इक्विवेलेंट टर्म आ जाता है। ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए एन यानी कि नॉर्मेलिटी गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। देखिए वहाँ पे भी एक परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट का एक सॉल्यूशन था और डेंसिटी गिवन है तो एक रिलेशन था, यहाँ पे भी नॉर्मेलिटी के लिए भी सेम रिलेशन है, बस यहाँ पे एक ई लगा हुआ है जो कि होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए व्हेन n फैक्टर इज़ 1 देन मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी होगा। ठीक, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी आप याद रखिएगा। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, तो क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक, अब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे दो तरीका होता है, अगर नॉर्मेलिटी दिया हुआ है तो इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर मोलैरिटी दिया हुआ है तो मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और स्ट्रेंथ का यूनिट होता है ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट हम डिफाइन करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी को। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी उसी कहते हैं जितना हम घोल सकते हैं 100 ग्राम में, और टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक, यही आपको पढ़ना है मेनली। तो solubility of gas in liquid is inversely proportional to temperature since the process of dissolution is exothermic। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो solubility of gas in liquid है ना वो inversely proportional of temperature है। अगर टेम्परेचर राइज करता है तो solubility घटेगा, और टेम्परेचर घटता है तो solubility बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है solubility पर, तो देखिए सिंपली हेनरीज लॉ ही हम लोग इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक, तो हेनरी लॉ कैसे डिफाइन करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ सकता है घट सकता है, तो मान लीजिए कि आपका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, मान लीजिए कि 50 डिग्री, तो देखिए अब तो सॉल्युबिलिटी ना बढ़ेगा घटेगा, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, और अगर हम लोग प्रेशर घटा देंगे और तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर।
मास यानी मास ऑफ गैस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ही होगा, तो मास ऑफ गैस हो जाएगा आपका K इंटू पी। के एक कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है। अब देखिए K जो है वो है का आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब देखिए ग्राफ बिटवीन सॉल्यूशन एंड प्रेशर है आपका एकदम स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हमारा है पी टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी कि टोटल प्रेशर जो होगा ना आपका कहीं पे भी, तो वो प्रेशर बाई 1, प्रेशर बाई 2, प्रेशर बाई 3 होगा। और पार्शियल प्रेशर जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन एक्स। एक्स क्या है हमेशा मोल फ्रैक्शन। अब हमारा आता है डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि जो टोटल आपका प्रेशर है ना वो आपके सारे पार्शियल प्रेशर का सम होगा, ठीक। जैसे कि P1, P2, P3, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वन लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ थर्ड लिक्विड, तो ये सारे लिक्विड का सम होगा। PV इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन होता है ये, ठीक। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर है, ठीक। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू एक के कांस्टेंट आ जाता है इनटू यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल प्रेशर, ठीक। तो अब देखिए पार्शियल प्रेशर को अगर इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा ये के 1/k में आ जाएगा, तो यानी कि 1/k डैश इंटू मोल फ्रैक्शन, ठीक। P इक्वल टू KH, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, ठीक। तो ये आपका हो गया हेनरीज लॉ का फॉर्मूला। यही फार्मूला को आपको हर जगह पे यूज़ करना है, ठीक। अब हम देखेंगे कि हेनरी लॉ जो है वो कब कब नहीं लागू होता है। तो देखिए हेनरी लॉ तब लागू नहीं होता है जब आपका टेम्परेचर बहुत ही कम हो और प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो, तो आपका हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक। अब देखिए लोअर इज़ द वैल्यू ऑफ KH, यानी कि हेनरीज कांस्टेंट का जितना वैल्यू कम होगा, ठीक। मोर इज़ द सॉल्युबिलिटी, ठीक। जितना कम KH होगा उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और ऐसे ही वाइस वर्सा, यानी कि सॉल्युबिलिटी जितना ज़्यादा बढ़ेगा KH का वैल्यू कम होगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा वेपर प्रेशर, ठीक। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स एट इक्विलिब्रियम ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, यानी कि इक्विलिब्रियम में जब जितना भी लिक्विड है ना कंटेनर में, जब वो प्रेशर लगाता है ना सरफेस पे, तो उसी को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता है, मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। जैसे कि ये सरफेस एरिया कम है तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, और ये सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। हाँ, तो जो आपका वेपर प्रेशर होता है वो नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है कि मान लीजिए ये जो छोटा वाला ये एक बहुत ही ज़्यादा डेंस लिक्विड है और ये हल्का लिक्विड है, तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और इसका कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो सही है। जब भी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और जितना कम टेम्परेचर होगा वेपर प्रेशर घटते जाएगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है राउट्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहला, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि जो कि मतलब तुरंत उड़ नहीं जाता है सॉल्यूट, ठीक। तो जैसे कि मान लीजिए पानी हो गया, ठीक, पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। तो देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो जैसे कि सॉल्वेंट किसको कहते हैं, जो कि ग्रेटर अमाउंट में होता है, और सॉल्यूट जो कि लेस अमाउंट में होता है, ठीक। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो सॉल्यूशन होगा ना उसका जो भी वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट उसमें नेग्लेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास इज इक्वल टू तो MB पार्शियल इक्वल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट गिवन मास ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इनटू इज डायरेक्टली RT प्रोपोर्शनल टू मोल बाई फ्रैक्शन, पाई इनटू तो V वॉल्यूम ऑफ पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन। ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू K नॉट इंटू XA। तो K क्या है आपका, फिर से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया। इट इफ़ द सॉल्वेंट इज़ प्योर, अगर सॉल्वेंट प्योर होगा तो XA इक्वल टू 1 होगा, ठीक।
तो देखिए एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, यानी कि सिंपली एक्स बी जो है वो आपका 0 है, तभी ना एक्स ए 1 होगा। ठीक, के नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पी नॉट ए, यानी कि ये जो पी नॉट है ना ये प्योर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक्स ए तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो के नॉट है ये आपका पी ए नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी ए नॉट, यानी कि प्योर इंटू एक्स ए, ये भी सेम है, y इक्वल टू एम एक्स, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऊपर जाएगा और मोल फ्रैक्शन इधर, तो ये भी लाइन एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। नंबर 2, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर of each component is equal to the product of the vapor pressure of pure component and its mole fraction। ठीक, यहाँ पे कहा जा रहा है जब आपका सॉल्यूशन जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब कंटेन करेगा तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा ना ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर, मतलब सबका प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक, ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन भी उसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक, तो देखिए पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी बी यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यानी कि बी आपका क्या हो गया सॉल्यूट, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी यानी कि सॉल्यूट इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर बी यानी प्योर सॉल्यूट इंटू एक्स बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक, अब देखिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, जो कि टोटल प्रेशर है ना वो सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर्स। ठीक, तो पी ए आपका हो गया प्लस पी बी, तो पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो देखिए यहाँ पे पी बी और पी ए का वैल्यू दिया हुआ है ना, पी ए नॉट इंटू एक्स ए और पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पी टोटल को लिख सकते हैं पी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बी। तो जैसे हम लोग पढ़े हैं पहले एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। देखिए ये वही हम लोग यहाँ पे 1 माइनस एक्स बी लिख दिए प्लस पी बी, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पी टोटल का वैल्यू आ जाएगा पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। तो ये फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के भी बहुत सारे टाइप्स में 2 टाइप्स हैं, जैसे एक आइडियल सॉल्यूशन हो गया और एक हो गया आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जो कि राउट्स लॉ को फॉलो करे, उसका डेल्टा एच मिक्स 0 रहे, डेल्टा वी मिक्स भी 0 रहे, और पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए रहे, और पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी रहे। अब देखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए है, इफ़ एक्स ए इक्वल टू 1, अगर ये 1 हो जाएगा तो पी ए इक्वल टू पी ए नॉट हो जाएगा, इफ़ एक्स ए इक्वल टू 0 तो पी ए इक्वल टू 0, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी है, तो इफ़ एक्स बी इक्वल टू 1 है तो पी बी इक्वल टू पी बी नॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स बी 1 हो गया तो पी बी इक्वल टू पी बी नॉट हो जाएगा, और एक्स बी अगर 0 यहाँ पे 0 कर देंगे तो ये एक साथ मल्टीप्लाई होकर भी 0 हो जाएगा, तो पी बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका ग्राफ, ये जो डायग्राम है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे पी ए नॉट यहाँ आएगा एक्स ए, और यहाँ पे भी एक्स ए 1 से 0 हुआ और एक्स बी 0 से 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पे पी ए नॉट, यहाँ पे पी बी नॉट, तो एक्स ए से पी बी नॉट हुआ और यहाँ से, तो ये आप ग्राफ याद रखिएगा। पी टोटल हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। तो अब हमारा आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जो कि राउट्स लॉ फॉलो ना करता हो, जिसका एच मिक्स नॉट इक्वल टू 0 रहे और वी मिक्स भी नॉट इक्वल टू 0 रहे, और जो पी ए है यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट इंटू एक्स ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर बी इंटू एक्स बी। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कौन कौन सा टाइप्स होता है, तो पहला होता है जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि जो भी उसका डेविएशन होगा वो पॉजिटिव होगा, जैसे कि वो ऊपर उठ जाएगा। ठीक, तो देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन
पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये जो टोटल प्रेशर रहेगा ना वो बड़ा रहेगा। देखिए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर बी इंटू एक्स बी। अब एच मिक्स जो है ना वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा और वी मिक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका टोटल जो होगा वो पी ए प्लस पी बी होगा। तो देखिए पी ए और पी बी ये दोनों से बड़ा है, तो पी ए प्लस पी बी से ये भी तो बड़ा होगा ना। ठीक, अब देखिए इसका ग्राफ आता है जो कि इम्पॉर्टेंट है कि नॉन आइडियल क्या है, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो देखिए ये आपका हो गया नॉर्मल लाइन। ठीक, पी ए नॉट पी बी नॉट एक्स ए से एक्स ए 1 से 0 और 0 से 1। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन, देखिए यहाँ पे हर तरफ उठा हुआ है। ये आपका हो गया नॉर्मल जो कि आपका आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ होता है। अब देखिए नॉन आइडियल जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो ये ऐसे ऊपर ऊपर उड़ जाता है ग्राफ। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, पी ए इज़ लेस देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए और पी बी इज़ लेस देन पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक, और इसका एच मिक्स भी नेगेटिव होता है और वॉल्यूम मिक्स भी नेगेटिव होता है, और इसका टोटल जो पार्शियल प्रेशर होता है वो दोनों का सम से लेस होता है। तो इसका ग्राफ ऐसे होता है कि पी ए नॉट पी बी नॉट एक्स ए से 0 से 1 और एक्स बी 0 से 1, एक्स ए 1 से 0 और एक्स बी 0 से 1। तो देखिए ये हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ जो कि आपका डॉटेड लाइन से है। और ये जब नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो ये देखिए ये सारा ग्राफ नीचे की ओर है। तो जो आपका पी टोटल होगा ना वो लेस देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ पी। और हमारा नेक्स्ट आता है एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप्स क्या होता है, द लिक्विड मिक्सचर्स विच बॉइल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड हुज कॉम्पोजिशन रिमेन सेम थ्रू आउट। तो एजियोट्रॉप्स वही होता है जिसका लिक्विड मिक्सचर में जब हम लोग उसको बॉईल करते हैं तो उसका कॉम्पोजिशन हमेशा सेम होता है थ्रू आउट द, मतलब जितना देर हम लोग उसको हीट कर रहे हैं तब तक उसका कंपोनेंट में जो भी आपका कॉम्पोजिशन है वो हमेशा सेम रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये आपका वीवीआई टॉपिक है, इसको आप मस्ट रिमेंबर रखिएगा। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक, तो इसी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन आप देखिए, सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट एंड द सॉल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, नॉट बी अ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट का सिंपल मीनिंग है एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो देखिए एसोसिएशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई 2 मोल है तो वो 1 मोल बन जाएगा, और मान लीजिए डिसोसिएशन में क्या होता है कोई 1 मोल का सब्सटेंस है वो टूट करके 2 मोल 3 मोल मतलब कितना ही मोल बन जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हमेशा जितना में है वो उतना ही, मान लीजिए 1 मोल है तो 1 मोल में ही रहना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ठीक, अब देखिए दीज प्रॉपर्टीज आर यूज टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये जितना भी प्रॉपर्टी अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं ना इससे हम लोग मोलर मास डिफाइन करते हैं सॉल्यूट का। ठीक, हमारा सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसमें क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। ठीक, एक्स बी यानी कि सॉल्यूट। अब इसमें हम लोग मोलर मास कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो हम लोग जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं वो तो मोलर मास के लिए ना मेन। तो देखिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, बाई गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू ये वाला जो आपका टर्म है ना वो देखिए यहाँ पे आ गया, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर बाई चांस ये जल्दी पूछता नहीं है रिलेटिव लोअरिंग, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे आपका हो गया सॉल्वेंट और यहाँ पे हो गया सॉल्यूशन। तो पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ था, ठीक। अब इसमें हम लोग कुछ सॉल्यूट ऐड किए। अब देखिए जो सॉल्यूशन नया बना ना, उसका देखिए उसका टेम्परेचर देखिए यहाँ से यहाँ बढ़ गया। तो ये जो डिफरेंस आया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी बी जो कि ये डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, टी बी यानी कि जो कि मैक्सिमम है माइनस मिनिमम। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, ठीक। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट होता है। अब देखिए डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैरिटी। अब ये कहाँ से आया ये आपको नहीं जानना, आपको बस ये वाला जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है, ठीक। अब देखिए हम लोग इससे मोलर मास कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखिए तो मोलर मास हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं इसे, एम बी यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू के बी होता है आपका ये, ठीक। तो यहाँ से के बी हो गया, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू है, ठीक। तो के बी आपका हो गया ये कांस्टेंट, ठीक। अब डब्ल्यू बी यानी कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, इंटू 1000 बाई डेल्टा टी बी आपका यहाँ से निकल जाएगा डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए यानी कि गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मान लीजिए कि ये कोई लिक्विड है, ठीक, ये यहाँ तक आया। अब देखिए हम लोग इसमें कुछ ऐड किए तो देखिए इसका फ्रीजिंग कम हो गया, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ जो चेंज होगा उसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, यानी एम क्या है आपका मोलैलिटी, ठीक। तो ये भी आपको फार्मूला याद रखना है, ये आपको कहाँ से आया ये नहीं जानना है। तो देखिए इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास एम बी यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू के एफ इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई डेल्टा टी एफ इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, ठीक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में से सबसे पहले हम लोग को जानना है ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक। तो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है द फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट टुवर्ड्स द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक। तो इसमें जो प्योर सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूशन की तरफ जाता है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो देखिए द मिनिमम प्रेशर विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, यानी ये जो प्रोसेस हो रहा है उसको रोकने के लिए जो हम लोग मिनिमम प्रेशर लगाते हैं उसी को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक। अब देखिए मान लीजिए अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया ना तो रिवर्स ऑस्मोसिस भी टेक प्लेस होता है, तो वो भी आप बस मैं बोल रहा हूँ वो आप समझ लीजिएगा। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू सी आर टी। सी जो होता है वो आपका नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, ठीक। आर यहाँ पे आपका है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू ये दोनों हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको टेक करना होगा। अब देखिए आर इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और अगर आपका लीटर दिया हुआ है जैसे यहाँ पे लीटर है, ठीक, तो वॉल्यूम आपका लीटर में है तो आपको ये वाला आर यूज़ करना है हमेशा, ठीक। तो देखिए आर इक्वल टू 0.0821 लीटर एट ATM पर केल्विन पर मोल, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास उसी को कहते हैं जैसे डिसोसिएशन हो गया, ठीक। तो KCl है तो ये K प्लस और Cl माइनस में टूट गया, तो देखिए मॉलिक्यूलर मास जो है यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे 2 मोल, तो ये चेंज हो गया, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट होता है डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 मोल ऑफ CH3COOH, ठीक, ये आपका है 2 मोल। तो देखिए यहाँ पे 2 मोल है,
अब देखिए ये 1 मोल ये डाइमर बन जाता है। जब भी हम लोग इसको बेंजीन नॉन पोलर के साथ जब ये रिएक्ट कराएंगे तो ये डाइमर बना देगा। तो देखिए ये 2 मोल से 1 मोल हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन, यानी कि छोटा होना। और डिसोसिएशन में 1 से 2, 1 से 4 ऐसे ये बढ़ते जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो ये होता है ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स बाय नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। तो एसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू लेस देन 1 होता है, डिसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो देखिए एसोसिएशन में क्या होता है, 2 मोल 1 मोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो ये हमेशा लेस देन 1 रहेगा। और डिसोसिएशन में क्या होता है, 1 मोल जो होता है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो जैसे आपका KCl हो गया, तो वो देखिए 1 मोल से 2 मोल में, तो यहाँ पे डिसोसिएशन में आई का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक। अब देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अब जो ना ही एसोसिएट होगा ना ही डिसोसिएट होगा, तो उसका आई का वैल्यू हमेशा 1 होगा, ठीक। वेंटो फैक्टर इंट्रोड्यूस होने के बाद जितना भी फॉर्मूला था ना आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, उसमें एक चेंज आया। देखिए क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू आई इंटू XB, ठीक। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए यहाँ पे एक आई से ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कुछ चेंज नहीं आया, बस एक आई से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया वेंट ऑफ फैक्टर की वजह से, ठीक। अब देखिए नंबर 2, डेल्टा TB इक्वल टू आई इंटू KB इंटू एम, और डेल्टा TF इक्वल टू आई इंटू KF इंटू एम। एम यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी। अब देखिए पाई इक्वल टू ICRT, ठीक। हमारा नेक्स्ट आता है एक्सटेंड ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, ठीक। कितना ज़्यादा कोई चीज़ डिसोसिएट हो सकता है और कितना ज़्यादा कोई चीज़ एसोसिएट हो सकता है, वो अब हमें पढ़ना है। तो देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन इसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा से ही डिनोट करते हैं दोनों को, ठीक। लेकिन दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या होता है, आई वेंट ऑफ फैक्टर -1 बाई नंबर ऑफ मोल्स -1। एन जो है वो आपका नंबर ऑफ मोल है और आई जो है वो आपका वेंट ऑफ फैक्टर है। और डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, अल्फ़ा इक्वल टू आई -1 बाई 1 बाई n -1, ठीक। तो ये दोनों फार्मूला आपको याद कर लेना है। तो थैंक यू, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और कमेंट करिए जो भी आपको पूछना है डाउट, मैं सारा डाउट सॉल्व कर दूंगा आपका।